नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA को आज देश भर में नोटिफाई कर दिया गया और ये बड़ी खबर बनी हुई है। लेकिन हम CAA की चर्चा नहीं करके एक दूसरी बड़ी खबर की चर्चा करेंगे जो सीधे सीधे आपकी जिंदगी पे असर डालती है। वो है सांस लेने का आपका अधिकार। दिल्ली NCR में प्रदूषण कितना ज्यादा है, इस पर काफी चर्चा हुई है। हर साल पराली जलाने के मौसम में और दिवाली के मौसम में एक बार फिर इस पर शोर मचता है, लेकिन साल भर खामोशी। उस वक्त ये नजर नहीं आता, लेकिन साल के अंत में दिखाई देने लगता है जब ठंड बढ़ती है। तो साल भर हवा इतनी ज्यादा प्रदूषित है यहाँ कि यहाँ पर रहने वाले लोगों की उम्र औसत 12 साल कम हो रही है। ये रिसर्चेस में, स्टडीज में सामने आया है कि औसत 12 साल आपकी उम्र कम होती है या आने के जब आप दिल्ली NCR में रहते हैं। यानी हवा साफ नहीं तो सांस लेना भारी पड़ रहा है। फेफड़े और सांस की बीमारी बढ़ती जा रही है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS के जरिए एक RTI के जवाब में नई जानकारियां सामने आई हैं और ये जानकारियां ऐसे वक्त में आई हैं जब दिल्ली में पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा प्रदूषित दिसंबर 2023 का रहा। डॉक्टरों का कहना है कि सिगरेट पीने के साथ साथ प्रदूषण और जो सांस की बीमारी होती है, फेफड़ों की बीमारी होती है, पल्मोनरी डिजीज COPD, इसका सीधा संबंध है। जो जानकारियां मिल रही हैं उनके हिसाब से सांस की बीमारियों से मौत पिछले 7 वर्षों में सबसे ज्यादा हुई है। COPD एक बड़ी वजह है। फेफड़ों की बीमारी यानी कि ये आम बीमारी बनती जा रही है। 2022-23 में 7 साल की तुलना में 9 गुना मामले बढ़े हैं। 22-23 में 886 लोगों की मौत हुई है सांस की बीमारी से। इससे पहले के 7 वर्षों में यह आंकड़ा 150 से कम था। 2015-16 में 181 लोगों की मौत हुई। 2016-17 में मामले घटकर 98 रह गए थे, 98। 17-18 में संख्या बढ़कर 111 हुई और इसके अगले 4 वर्षों में 55, 98, 62 और 125 लोगों की जान इस बीमारी से गई, यानी कि फेफड़ों की बीमारी से। तो इन आंकड़ों से ये साफ है कि जो पिछले 7 साल हैं उसमें सबसे ज्यादा ये बीमारियां या मौतें बढ़ी हैं। तो हुआ क्या है पिछले कुछ सालों में? प्रदूषण पर बहुत बात हुई है, चर्चा हुई है, लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण क्या लगातार बढ़ता जा रहा है? किस तरह से बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रही हैं सांस की बीमारियां और इसके लिए तुरंत क्या कदम उठाए जाने चाहिए? राज्य सरकार, केंद्र सरकार को क्या इसे हेल्थ इमरजेंसी नहीं मानना चाहिए और हेल्थ इमरजेंसी मानकर इसके लिए वैसे ही नियम, कानून लागू करने चाहिए जिसको मानना सबके लिए अनिवार्य हो? इन बातों को समझना चाहते हैं क्योंकि ये एक हेल्थ इमरजेंसी है। अगर पिछले 7 सालों में इतने ज्यादा लोगों की जानें जा रही हैं, सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं 7 सालों में देखी गई। डॉक्टर GC खिलनानी हमारे साथ हैं जो श्वास रोग विशेषज्ञ हैं। आपसे ये समझना चाहती हूँ डॉक्टर खिलनानी के जो प्रदूषण दिल्ली NCR में है उसका प्रमुख कारण क्या है और इन 7 सालों में जो मौत के आंकड़े बढ़े हैं इतने ज्यादा पिछले सालों के मुकाबले में, उसकी क्या वजह रही है? नगमा, एक तो धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। लेकिन ये आंकड़े तो अब आए, लेकिन मैं करीब 35-40 साल से इस शहर में पल्मोनरी मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और हर नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हम देखते थे कि जो हेल्दी लोग होते हैं, उनको गला खराब हो जाता है, खांसी हो जाती है, गले में खराश होती है, खांसी ठीक नहीं होती, सांस लेने में तकलीफ होती है। और जिन लोगों को अस्थमा या COPD जिसकी आप बात कर रहे हैं, उनको जो तकलीफ होती है, उनको उनकी तकलीफ बढ़ जाती है, वो हॉस्पिटल में आते हैं, ICU में आते हैं, मौतें भी होती हैं। कोविड के दौरान भी हमने देखा कि जिस जिस जगह पे प्रदूषण ज्यादा था उस जगह मौतें ज्यादा हुई। तो ये इसका कारण तो हमें पता है, बहुत सालों से पता है। ऐसी ऐसी दिवालियां हमने देखी हैं 90s में और अर्ली 2001 में, जब पटाखों पे बैन नहीं लगा था। तो AQI 999 को पार कर जाता था, मतलब मशीनें उसको मेजर भी नहीं कर पाती थी। तो इसलिए ये जो आपने इसको जो संज्ञा दी हेल्थ इमरजेंसी की, ये बिल्कुल सही है। और आपने जो पूछा है कि इसके कारण क्या है,
अब जैसे ही पराली का समय आता है, बहुत ये ग्लैमरस हो गया, क्या पराली को उसको ब्लेम करने लग जाते हैं, या ट्रैफिक जैम होते हैं उसको हम ब्लेम करने लग जाते हैं, डीजल को ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन इस पे बहुत शोध हुआ है दिल्ली में, और ये पता चला है कि जो व्हीकल्स जो है, जो कि दिल्ली में गाड़ियां अ, हैं, जो गाड़ियों की गाड़ियां संख्या है वो बहुत ज्यादा संख्या है गाड़ियों की और वो एक संख्या मेजर कंट्रीब्यूटर है दिल्ली में वेहिकुलर नहीं, पोल्यूशन। वो मेजर है। 30% भी होता है, 28% भी होता है, 40% भी होता है, लेकिन सिर्फ वो नहीं होता। पराली सिर्फ 1-2 महीने के लिए आती है, कभी वो 3% करती है, कभी वो 8% करती है, लेकिन जो अनसंग सोर्सेज हैं, उस पे कभी भी ध्यान नहीं दिया गया है। तो वो क्या है उसमें अनसन आप जो सोर्सेज? हम जानते हैं कि वेहिकुलर पोल्यूशन बहुत बड़ा है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी है, कंस्ट्रक्शन से बहुत ज्यादा पोल्यूशन आते हैं। हाँ, उसी और पे मैं ये शोध हुआ है, और इसमें आईआईटी कानपुर के दो विशेषज्ञों ने, सिविल इंजीनियर्स ने, डॉक्टर मुकेश ने और डॉक्टर त्रिवेदी ने बहुत अच्छा शोध किया है। उसमें ये बताया गया कि जो अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन होती है, वो जी एक बहुत बड़ा होता है, और उसके अलावा जो रोड डस्ट होती है जिस पे गाड़ियां चलती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, जो स्पेशली बसेस जो बड़ी स्पीड से जाती हैं तो पीछे से वो धूल उड़ाती हुई जाती है, वो एक बहुत बड़ा कारण होता है। और इसके अलावा जो वेस्ट बर्निंग होती है दिल्ली शहर के बाहर, दिल्ली की वेस्ट जाती है, वो 3 से 4% पॉल्यूशन जो यानी करती है। कि कूड़ा कोल इकट्ठा होता है, जो लैंडफिल हैं और जहाँ पे वो कूड़े जलाए जाते हैं, वो बहुत के पॉइजनस पास, टॉक्सिक इसके अलावा धुआं जो है। फॉसिल फ्यूल बर्निंग होती है, जो कि हम लोग सर्दियों में, आपने देखा होगा, बेचारे गार्ड लोग बाहर बैठे रहते हैं, तो उनको सारी रात ड्यूटी करनी होती हाँ, है, तो लकड़ियां हैं, पत्ते आग, हैं सूखे। लकड़ी, कुछ भी जलाते हैं। लेकिन एक बहुत जी बड़ा सोर्स जो जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते हैं, उससे पॉल्यूशन कम होगा, लेकिन बिजली कहाँ से आती है? जी। बिजली आती है कोल से। कोयले सिर्फ से। एक न्यूक्लियर छोटा सा प्लांट है हमारे पास, बाकी सब कोयले से चलते हैं। ये एक बहुत बड़ा सोर्स है। और दूसरी बात नगमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली का एयर पोल्यूशन दिल्ली में जनरेट नहीं होता, वो करीब 300 किलोमीटर रेडियस में जहां जहां, चाहे वो पराली हो, इवन अफगानिस्तान तक, पंजाब तक, पाकिस्तान से, बुलंदशहर से, जहां जहां पॉल्यूशन होता है, दिल्ली की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है, भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर जो पॉल्यूशन आता है वो यहीं का रह जाता है। इसके अलावा शोध से ये भी पता चला कि दिल्ली शहर में, दिल्ली एनसीआर में 9,000 तंदूर हैं, जिसमें कि बटर चिकन और पनीर टिक्का ये सब बनते हैं, ये सब कोयले उन से बनते हैं। इससे नौ जी। प्रतिशत और वो कई जगह पे अब ये बिल्कुल सड़कों पे भी लगाए रहते हैं, जो फूड हाँ, स्टॉल्स हैं उनको कोई रोकने वाला भी नहीं है, बल्कि ये ध्यान भी नहीं और जाता कि कितना ज़्यादा वो ये धुआं अब मैं जनरेट कर रहे हैं। डॉक्टर खिल्लानी, एक बात आपसे ये जाननी है, अब सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन पे बात हुई, अब ये बताएं कि ये जो धुआं है, प्रदूषण है, वो आपकी सांस पे भारी पड़ता है, सांस लेने की बीमारी इससे पैदा हो रही है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है और इससे जान तक जा रही है लोगों की। इसको, इसकी रोक के लिए जाहिर है कि पॉलिसीज़ बदलने होंगे। अगर हम इसको स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे हेल्थ इमरजेंसी अगर इसको मानी जाए, क्योंकि है जो आंकड़े दिखते हैं, और उसके लिए कदम उठाना बहुत ज़रूरी है कुछ कि क्या बहुत सुझाव आपके होंगे बड़े स्टेप्स लेने के लिए जिससे इसको कम किया जा सके? मुझे आप इजाजत दें कि कुछ और बात बताना चाहूंगा कि हालांकि सारा लेंस जो है ना वो लंग पे जाता है, क्योंकि जो वायु प्रदूषण है वो फेफड़े के जरिए एंटर करता है। हम 10,000 लीटर हवा हर हर दिन लेते हैं, लेकिन इसके जो हम हमेशा 2.5 PM 2.5 की बात करते हैं, क्योंकि वो 2.5 जो पार्टिकल्स होते हैं वो लंग के निचले हिस्से में जाके जमा हो जाते हैं और नुकसान करते हैं। और PM 2.5 एक नहीं होता, PM 2.5 डीजल का अलग होता है, पेट्रोल का अलग होता है, कोयले का अलग होता है, पटाखों का अलग होता है, उसके अलग अलग नुकसान होते हैं। लेकिन जी मेरा इस जो समझता हूं मैं बात को, एक PM अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, 0.1 माइक्रोन से छोटे, जो कि लंग को पार करके और ब्लड वेसल्स के जरिए शरीर के हर हिस्से में पहुंच जाते हैं। इसी वजह से जो हार्ट अटैक्स होते हैं, इसी वजह से जो ब्रेन अटैक्स होते हैं, इसी वजह से जो इंटेस्टाइन के कैंसर्स होते हैं, तरह तरह के कैंसर्स होते हैं, वो
वो ज्यादा जो है ना, वो बहुत ज्यादा घातक होते हैं। सीओपीडी बहुत बड़ा कारण है। सीओपीडी सारी दुनिया में थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। इंडिया में वो सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हो गया है। वो स्मोकिंग की वजह से नहीं है, स्मोकिंग तो है ही, पोल्यूशन की टोबैको वजह से। स्मोकिंग, लेकिन वायु प्रदूषण की वजह से 50% सीओपीडी जो है वायु प्रदूषण से होता है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में 90% सीओपीडी टोबैको स्मोकिंग की वजह से होता है। अब मैं कहूँ कि कर क्या सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं लिए, ये जी। बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं इसमें आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कैलिफोर्निया का, जहाँ के 10 साल पहले इतना ही प्रदूषण था जितना कि अब दिल्ली में देखा जाता है या भारत में देखा जाता है। वहां तब भी ट्रैफिक सिग्नल्स थे, तब भी वहां गाड़ियां चलती थी, लेकिन 100 साल के अंदर उनका जो एयर पोल्यूशन था वो 10 गुना कम हो गया, और जी। उनकी जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है वो 10 गुना ज्यादा हो गई। हालांकि नंबर ऑफ व्हीकल्स एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, इंजन क्वालिटी और फ्यूल क्वालिटी, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आप कहेंगे कि भारत में तो BS6 लागू कर दिया है, लेड हटा दिया गया, लेकिन जी। दिल्ली में कितनी पुरानी व्हीकल्स हैं जो पुराना धुआं छोड़ते हुए चलते हैं। हम हमारी नींद खुलती है जब ग्रैब 3 ग्रैब 4 आता है, जब डीजल व्हीकल्स को आने नहीं देते हैं, BS4 वालों को अंदर नहीं आने देते। लेकिन मेरी ये सोच है कि एयर पोल्यूशन सिर्फ नवंबर दिसंबर में नहीं होता। जो सालों हमारा भर है। हमारे जी। शरीर का नुकसान वो राउंड द ईयर होता है। इसलिए उसका हाँ। एक तो नंबर एक बात, जो व्हीकल्स जो पुरानी है या जो पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनको फेज आउट करना बहुत जरूरी है। बहुत और ज़रूरी है। वो हमने देखा कि बड़ी पॉलिसीज़ बनी और ये किया भी जा रहा है। ज़्यादातर लोगों पे देखिए, अब आप नई गाड़ियां खरीदें तो डीजल की गाड़ी है तो इतने सालों में हटाना या बदलना है, पेट्रोल की गाड़ी है तो बदलना है। बावजूद इसके इतने बड़ी संख्या में ऐसी गाड़ियां भी चल रही हैं जो बहुत पुरानी है, जिनकी इंजन क्वालिटी बहुत पुरानी ख़राब है, और जो फ्यूल की क्वालिटी बहुत ख़राब इस्तेमाल कर रही हैं, उसमें वो BS6 स्टैंडर्ड का फ्यूल भी नहीं इस्तेमाल हो रहा। तो डॉक्टर खिलनानी, आपने जो बताया बहुत महत्वपूर्ण है कि सिर्फ नंबर ऑफ कार्स या नंबर ऑफ व्हीकल्स से नहीं, बल्कि ये जो गाड़ियां हैं वो उनका रखरखाव कैसा है, कितनी पुरानी है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरे, सांस लेने की बीमारी, सांस की जो बीमारी है वो तो हो ही रही है प्रदूषण से, पर उसके अलावा जैसे आपकी आंतों को खराब करना, आपके शरीर के दूसरे ऑर्गन्स पे भी ये जो छोटे पार्टिकुलेट मैटर हैं वो असर डालते हैं। तो प्रदूषण हवा का, प्रदूषण पानी का, ये तमाम चीजें आपकी सेहत को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। तो इसके लिए हमने सॉरी, जी। तो जी। ये तो एक व्हीकल्स की बात है। दूसरा, जो रोड जो कंस्ट्रक्शन, अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन होती है, आपने देखा होगा कि वो सीमेंट को मिलाते हैं, मशीनों से मिलते हैं, लेकिन उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं होता, उसको कोई कवर नहीं करते। जहां भी ट्रक्स वगैरह अगर पत्थर लेके या सीमेंट लेके या बजरी लेके वो चल रहे हैं, उनको कोई कवर नहीं करता। जहां भी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है उस एरिया को बिल्कुल प्रॉपरली कवर करने से भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है। दूसरा, ये जो IIT कानपुर से जो स्टडी करी थी, उन्होंने बहुत ऑर्गेनाइज स्टडी करी थी कि अगर आप महीने में 4 बार, महीने में चार जी। बार अगर सड़कों को पानी से अगर धो दें, और दूसरा जो सड़क के साइड में जो पटरियां हैं जी। उनको अगर साफ रखेंगे या उन पे कुछ घास उगा देंगे, तो वो जो तो उससे जो जो पॉल्यूशन होता है वो 50% हाँ, कम होगा। तो तो जो हमें, धूल के कण हैं, जो हाँ, लूज मैटर है, वो कम हो सकते हैं। आपने बहुत अच्छा हाँ जी, सुझाव हाँ, दिया। तो अगर कम से कम पब्लिक स्पेसेस में अगर सरकारें ये करे कि घास वहाँ पे लगाई जाए और सड़कों पे पानी डाला जाए, तो उससे भी धूल के कण जो आप क्या बता रहे हैं कि 50% कम होंगे। हाँ, क्या दूसरी, सोर्सेज इसके बारे में आपने बताया है, लेकिन हमारे पास अभी इतना ही वक्त है। किस तरह का नुकसान पहुंचाता है ये भी हमने जाना आपकी सेहत को। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये डिमांड करें अपनी सरकारों से कि ये प्रदूषण जो जानलेवा हो रहा है इसके लिए गंभीरता से काम किया जाए। एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम सच की पड़ताल में, और ब्रेक के बाद ओपेनहाइमर जो फिल्म है उसमें क्या खास है।